बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान का एक अजीबोगरीब स्कैंडल पकड़ा गया और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। शायद अगर मैं ये कहूँ कि माशी नुक्ता नज़र से ये मौजूदा रजीम का सबसे बड़ा स्कैंडल है तो ये गलत नहीं होगा। यानी इन्होंने बहुत सारे स्कैंडल्स इनके आए, चीनी का स्कैंडल आया, इनका आटे का स्कैंडल आया, बहुत सारी करप्शन का स्कैंडल आया, फिर जो सैलाब मुतासरीन के लिए पैसा आया वो कहाँ खर्च हुआ वो आज तक पता नहीं चला, एक भी प्रोजेक्ट ये दिखा नहीं पाए। बेशुमार इनके स्कैंडल्स आए। इन्होंने कहा जी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान में, कोई नहीं पहुंची। फिर जो चीज़ पता चलती है हमें फ़ॉरेन मीडिया से पता चलती है। पाकिस्तान के अंदर कुछ हो रहा है तो या तो हमें यूरोप का, मगरब का मीडिया बताता है या अमेरिका का मीडिया बताता है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं जाती, पता नहीं चलती। यहाँ पे सारे मामला खुफिया रखे जाते हैं। जैसा कि अभी ना कोई डिनाई कर रहा है, ना कोई उसकी तस्दीक और ना कोई तरदीद कर रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा, बता ही नहीं रहा कि वाकई अमेरिका को गवादर के नज़दीक एक बड़ा समंदर के किनारे हिस्सा देने का फैसला हो चुका है, जहां अमेरिका अपना प्रॉपर एक पूरा निज़ाम बना लेगा। हुआ तो ये उसके नाम के ऊपर है, तिजारत के, कि तिजारती नुक्ता नज़र से वो यहां से मादनियात ले जा सकते हैं खुल खुला के। लेकिन जो जहाज जाते हैं वो वापस भी तो आते हैं ना। तो क्या वहां पाकिस्तान का कोई पोर्ट एंड शिपिंग का पूरा सिस्टम बनेगा? नहीं बन सकता। अमेरिकन बैठे हैं वहां, परिंदा भी पर नहीं मार सकता अगर वो बैठे तो। ये सवालात अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन चलें चंद चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अच्छा, एक खुशखबरी ये भी चल रही है कि पाकिस्तान से एक पहली कोई खेप गई है बड़ी मादनियात की मुबैना तौर पे, लेकिन कंफर्मेशन इसकी भी कोई गवर्नमेंट से नहीं आ रही। तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो आदादा शुमार को, डाटा को, चीज़ों को, मालूमात को वो छुपाती है। ट्रंप के किस प्लान के ऊपर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने कहा जी ये ओके है और हम आपके साथ खड़े हैं शुरू से, वो प्लान के बारे में इन्होंने कौम को कुछ नहीं बताया। अभी सेनेटर मुश्ताक साहब इस वक्त इसराइल की कैद में है, उनके बारे में दावा किया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन कोई मालूमात नहीं दी जा रही कि आपकी कन्वर्सेशन किससे हो रही है, कैसे हो रही है, मामला कहाँ पहुंचा है, कुछ पता नहीं है। यरगमाली कुछ वापस आए ज़रूर है, लेकिन अभी काफ़ी यरगमाली वहाँ पे इसराइल में मौजूद हैं। उन यरगमालियों में एक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी हैं। अब इसराइल पता नहीं उन पे इंक्वायरी कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन पता चला कि उनको वहाँ पे इसराइल की अदालत में पेश किया जाएगा। अब अलग अलग खबरें आ रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी चीज़ की तस्दीक सामने नहीं आ रही और जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो मुकम्मल नहीं है। यही इन्होंने पाकिस्तान की मईशत के साथ किया। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब ने दावा किया था SIFC बनाने के बाद कि एक साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत को खड़ा कर देंगे, ज़मीन से आसमान पे ले जाएंगे। लेकिन एक साल के अंदर पाकिस्तान के साथ क्या हुआ ये हर पाकिस्तानी जानता है। जो आदमी भी पाकिस्तान के अंदर रहता है, काम करता है, उसको पता है कि टैक्सेस बढ़ गए हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आमदन उस तरीके से नहीं बढ़ी पाकिस्तानियों की, गुर्बत में इजाफा हो गया है, बेरोज़गारी में इजाफा हो गया है, लोग सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, बेशुमार पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो टॉप मुल्क बन गया है जिसके शहरी अपना होमलैंड छोड़कर या अपनी ज़मीन छोड़कर वो दूसरे मुल्कों में मुंतकिल हो रहे हैं। इसको पूरी दुनिया में ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, पाकिस्तान में इसको ब्रेन गेन कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली ये होता है। देखें, अगर आपकी स्किल्ड लेबर पूरी दुनिया में जाके काम करती है और वो पैसा पाकिस्तान भेजती है तो इससे मुल्क को फ़ायदा ही होता है। लेकिन जिस नौइयत के और जिस काबिलियत के लोग पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान चलाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। 25 करोड़ का मुल्क है ना, इसके निज़ाम को चलाने के लिए काबिल लोग चाहिए थे, ऐसे लोग चाहिए थे जो हुनरमंद हैं, तरबियत याफ्ता हैं। जब ये लोग मुल्क को छोड़कर जाएंगे, और ऐसे लोग भी चाहिए जो सरमायाकारी करें, जब वो लोग भी मुल्क को छोड़कर जाएंगे तो फिर ये ब्रेन ड्रेन है। ये बड़ा बारीक सा फ़र्क है, समझना पड़ेगा कि जब बहुत ज़्यादा काम के लोग आपके मुल्क को चलाने के लिए पूरे हो जाएं तो इजाफी लोग बाहर जाने चाहिए। वो ब्रेन गेन है कि आप पैसा बनाएंगे, आपके इजाफी लेबर आपने बाहर भेज दी। लेकिन जिस मुल्क में काम के लोग, कीमती लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जाएं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स, सरमायादार, हुनरमंद, स्किल्ड वर्कर्स, जब वो जाएंगे तो फिर वो मुल्क जो है वो ब्रेन ड्रेन के ज़ुमरे में आता है ये मामला। बहरहाल इनका एक और झूठ पकड़ा गया और ये झूठ पकड़ा है IMF ने। पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक है उसने एक दावा किया था जुलाई में कि 14 साल के बाद हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है और हमारा खसारा खत्म हो गया है।
ये होता क्या है जरा ये आप समझ लीजिए। और ये मामला होता है पाकिस्तान सिंगल विंडो से निकलता है। ये एक इदारा बनाया गया है ताकि मामला जो है उनमें शफाफियत आए। लेकिन मैंने आपको कुछ अर्सा पहले गाड़ियों का एक स्कैंडल बताया था और आपको कहा था कि पाकिस्तान सिंगल विंडो इसके अफसरान ये इन्वॉल्व है, और उसके बाद एक्शन हुआ भी। लेकिन क्योंकि हमने 2-3 वीडियोस की, वो एक्शन हुआ, गायब हो गया, पता ही नहीं चला किसका क्या बना। तो पाकिस्तान सिंगल विंडो के ऊपर नजर रख लें आप, इसको इंक्वायर कर लें। अभी IMF ने इंक्वायरी की है तो उनके पास कुछ चीजें निकल के सामने आ गई और उन्होंने पाकिस्तान से सवाल जवाब भी कर लिए। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये सरप्लस क्या होता है और खसारा क्या होता है। देखिए मैं बिल्कुल सादा कर देता हूं आपके लिए। अगर एक मुल्क से ज्यादा पैसों की चीजें बाहर जाएं और कम पैसों की चीजें उस मुल्क के अंदर आए तो वो मुल्क मुनाफे में जाता है। यानी हमने ज्यादा चीजें बेची हैं और कम पैसों की चीजें खरीदी हैं, लिहाजा मुनाफे में है। हमने 1000 रुपए की चीजें बेची और हमने 500 रुपए की चीजें खरीदी, तो हमारे पास ना सिर्फ 500 की चीजें हैं बल्कि 500 रुपया भी हमारे पास है, तो ये हमारा मुनाफा है। लेकिन अगर एक मुल्क ज्यादा चीजें खरीदे और कम पैसों की चीजें बेचे तो वो खसारे में होता है। मिसाल के तौर पे आपने 1000 रुपए की चीजें खरीदी अपने मुल्क में और 500 रुपए की चीजें दूसरे मुल्कों को बेची, तो आप 500 रुपए खसारा में चले गए। ये है जी करंट अकाउंट का सिंपल समझने का तरीका। अच्छा, अगर दोनों चीजें बराबर हैं कि 500 की बेची 500 की खरीदी, तो आपका एक बैलेंस बन जाता है, गुजारा हो जाता है। दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्क हैं, उनके पास मादनियां आते हैं, उनके पास तेल निकलता है, वो बेचते हैं और बाकी चीजें खरीदते हैं। तो कई ममालिक, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं, वो ज्यादा चीजें बेचते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जापान है, पूरी दुनिया को गाड़ियां, टेक्नोलॉजी और चीजें वो बेचते हैं। चाइना है, वो पूरी दुनिया को बेशुमार चीजें बेचता है और कम चीजें खरीदता है। तो ये मुल्क, इनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे जाती है। जब दुनिया के बड़े बड़े इदारे IMF, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या बाकी ये किसी मुल्क को कर्जा देते हैं ना, तो वो ये देखते हैं कि उनका करंट अकाउंट की सूरत-ए-हाल क्या है। ये ज्यादा चीजें बेच रहे हैं, इसकी बुनियाद पे वो मुद्दत का तयन करते हैं, अमाउंट का तयन करते हैं और सूद का तयन भी करते हैं कि पैसे वापस आने का इम्कान है भी या नहीं, इनका तो सौदा ही नहीं बिक रहा। ये होता है। तो हुकूमत की जो माशी मैदान में कामयाबी होती है ना, उसका इन्हिसार इसके ऊपर भी होता है कि आपका करंट अकाउंट कैसा चल रहा है। इसी बुनियाद पे आलमी इदारे आपको कर्जे देने की शराइत का फैसला करते हैं, सूद और कर्जे की मुद्दत का फैसला भी करते हैं। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 सालों में 11 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट्स कम दिखाई हैं। पहले आप ये जान लें कि 11 अरब डॉलर कितना होता है। ये इतना पैसा होता है कि 1 अरब डॉलर के लिए आपका वजीर आज़म दुनिया के कई चक्कर लगाता है। 1 अरब डॉलर दे दें, आप दे दें, आप दे दें, आप थोड़ा दे दें। यानी सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर दिए, हमारे अकाउंट में रखे, तो हम उनके बड़ा लंबा अरसा एहसानमंद रहे। अभी भी उनके बहुत पैसे पड़े हुए हैं। चाइना ने आपके अकाउंट में चंद अरब डॉलर रखे हुए हैं, UAE ने रखे हुए हैं, तो आप आंखें नहीं उठा सकते। IMF से आपने 7 अरब डॉलर लेना और मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात आपके हुए, आपने तमाम शराइत मानी और ये 7 अरब डॉलर आपको 3 साल से जायद की मुद्दत में मिलना है। यानी सालाना अगर आप निकालें तो आपका बन जाता है लगभग 2-2.25 अरब डॉलर, 2.5 अरब डॉलर चले आप लगा लें, तो 2.25 अरब डॉलर सालाना के लिए आपने कितने पापड़ बेलने। तो 2 साल में 11 अरब डॉलर्स का पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पे ये जो आपको IMF ने कहा, ये इंपोर्ट्स का डाटा कम दिखाया गया। यानी इन्होंने शो किया कि जनाब हमने कम चीजें मंगवाई हैं और ज्यादा बेची हैं। ये धोखा दिया है, सिर्फ आलमी इदारों को चकमा देने के लिए बजाय ये दिखाई दे रहा है। तो ये पकड़ा गया, तो IMF ने इसके ऊपर अब मांग ली सफाई कि जनाब निकाल के लाओ सही डाटा, ये आपने क्या किया है। तो इससे पाकिस्तान की मईशत पे फिर मनफी असरात पड़ेंगे। देखिए, हर चीज इनकी गलत है। पहले ये चीजों को संभाल नहीं पा रहे थे, फिर इन्होंने डाटा खराब करना शुरू कर दिया कि जनाब चीजें ठीक नहीं हो रही तो नहीं हो रही, हम चीजों को ठीक कहना शुरू कर देते हैं, हम डाटा ही गलत कर देते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में महंगाई लगातार बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है।
लेकिन इनका डाटा ये कह रहा है कि नहीं, पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है। डाटा कह रहा है महंगाई कम हो रही है, सिंगल डिजिट में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आम आदमी को पूछे तो उसको पता चले महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, मेरी तो कमर टूट गई है, मैं तो गुजारा ही नहीं कर पा रहा, आम आदमी कहेगा। तो ये कैसी महंगाई कम हो रही है? लेकिन वो सिर्फ डाटा में कम हो रही है, सरकारी आदादो शुमार के अंदर 2 नंबरी की जाती है। धोखा है, पाकिस्तानियों को तो ये धोखा दे देते हैं, लेकिन आलमी इदारे इन्हें पकड़ लेते हैं। ये एक बड़ा स्कैंडल है जो अब सामने आ गया है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब जो मास्टर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनकी ज़ेर निगरानी और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर ये कर रहे हैं, वो टिकते ही नहीं पाकिस्तान में। इमरान खान साहब के दौर में बड़े अरसे बाद पता चलता था कि वज़ीर आज़म किसी दौरे पर जा रहा है, तो एक वैल्यू होती थी कि वज़ीर आज़म दौरे पर जा रहा है, दुनिया में इज्जत भी होती थी, इनका वज़ीर आज़म आया जी दौरे पे। शहबाज शरीफ साहब ने एयरफोर्स 1 के तैयारे को रिक्शा बनाया हुआ है, कभी एक चढ़ जाता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी ये खड़े होकर सवारियां पूरी कर रहे होते हैं, जगह खाली है, इसको भी बिठा लो, इसको भी बिठा लो, उसको भी बिठा लो। अब जनाब इतना लंबा टूर करके आए, पहले ये चाइना वाइना का टूर किया, उससे पहले एक और टूर था, पहले अजरबैजान गए हुए थे, उससे पहले अरब ममालिक का एक टूर था, अभी अरब ममालिक से घूमते घूमते वहां यूरोप चले गए, यूरोप से बरतानिया चले गए, बरतानिया से अमेरिका चले गए, वहां से वापस फिर कहीं चले गए, और वहां से अभी पाकिस्तान पहुंचे ही थे कि फिर निकल के मलेशिया चले गए। ये एक गरीब मुल्क का वज़ीर आज़म है। इतना तो वो नहीं घूमते जो पैसा बांटने के लिए घूमते हैं, और जितना ये घूम रहे हैं जो पैसा मांगने के लिए घूमते हैं। तो पैसा तो इनको कोई देता नहीं है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी इन्होंने खत्म कर दी है, और लोग ये सोचते हैं कि हम इनको पैसा दे दें तो पैसा वापस कौन करेगा। अब ये 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना हो गए हैं। ऐसा लगता है कि हम अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है, जबकि पाकिस्तान में ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं एक नूरा कुश्ती के जरिए से। आप गौर करें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, ये सारे एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि तू भी हार गया, तू भी हार गया, तेरी तो औकात ही कोई नहीं है, तो ये तो जनाब पकड़ के सेनेटर बनाया, तो मांगे तांगे की सीटें हैं, और नवाज शरीफ लाहौर से हार गया, फलाना ये कर दिया। ये सारे एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि जाली फॉर्म 47 तुम्हारे पास है, तुम भी फ्रॉड हो, तुम भी फ्रॉड हो, तुम भी धोखाबाज हो। ये सब एक दूसरे को ताने जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि इनकी सियासत खत्म कैसे हुई और किसने की। देखिए, इनकी जो सियासत खत्म हुई वो बूट पॉलिश की वजह से हुई। इन सारों ने अवाम के सामने खड़े होकर वादा किया था कि ये वोट को इज्जत देंगे, और बड़े बड़े दावे और वादे करके इन सब ने बूट पकड़ के पॉलिश शुरू कर दी। तो अवाम की नज़रों में ये गिर गए, और इन्हें शिकस्त देने वाला आदमी इमरान खान है, जेल में कैद है, आज उसकी सालगिरह का दिन है, और वो ये कहता है जी मैं ना जरदारी बनूंगा, ना मैं नवाज शरीफ बनूंगा, ना मैं कोई मुनाफकत करूंगा, और मैंने ऐसी कोई डील नहीं करनी, मैं किसी डील का कायल नहीं हूं, मैं इनकी तरह डील नहीं करूंगा, जिसने आना है पाकिस्तान के लिए बात करनी है, बैठो बात कर लेते हैं, इदारे जाएं अपनी हुदूद के अंदर और हम अपना काम करें। असल तो फार्मूला ये होना चाहिए। फिलहाल इमरान खान साहब ये कह भी रहे हैं, और जब तक ये कह रहे हैं पब्लिक उनके साथ खड़ी है। बहरहाल ये एक नूरा कुश्ती कर रहे हैं। कैदी नंबर 804 ने इनकी सियासत खत्म की है। अब एक दूसरे की सियासत जिंदा करने के लिए ना एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे हैं। यानी मरियम नवाज ना, जो पानी जाता है ना सिंध के अंदर, दरियाए सिंध में, उसमें नहरें निकाली हैं ना, तो सिंध के लोग बड़े नाराज हैं। मरियम नवाज वो अपने खाते में लेना चाह रही हैं इल्जाम कि जरदारी खानदान बच जाए। हालांकि मरियम नवाज इस सारे खेल में ना 3 में ना 13 में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया था कि हमने दरियाए सिंध में से नहरें निकाल के चोलिस्तान के अंदर रेगिस्तान में लेकर जानी है, और वहां पे हमने वहां पे आबपाशी करनी है और फसलें लगानी है, और वहां पे अरब ममालिक के लिए कुछ चारा भी लगता है जानवरों का, वो बड़ा कमाल एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहां पे। लेकिन सिंधियों का पानी वहां पे जा रहा है, सिंध के लोग उस पर सरापा एहतजाज हो गए। अब मरियम नवाज उसका इल्ज़ाम अपने पे लेना चाह रही हैं ताकि जरदारी खानदान रेस्क्यू हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि देखिए, ये क्रेडिट जरदारी साहब को ही जाता है। उन्होंने ये हिम्मत की थी, सबसे पहले उन्होंने इसका, बल्कि उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी, जरदारी साहब ने इसके लिए बयान भी जारी किया था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने अकाउंट से बयान जारी हुआ था। ये 6 नहरें जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है। मरियम नवाज अपने पर इल्जाम लेकर जरदारी साहब को बचाना चाह रही। तो एक्चुअली ये एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे हैं और अपने अपने कारकुनों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो यार, हम इमरान खान को कुछ नहीं कहते, चलो नवाज शरीफ को तो गाली निकाल दो। मरियम नवाज अपने कारकुनों को कहती है, अच्छा चलो इमरान खान से तो आप डरते हैं, शर्म आती है आपको, चलो जरदारी को तो गाली निकाल दो। तो कारकुनों को खड़ा करने के लिए एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और इसमें कुछ नहीं है। ANP के हवाले से अली अमीन गंडापुर, ऐसा लगता है कि एक दफ़ा फिर साबित हुआ कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। गंडापुर ने पुलिस को कहा कि जी
آپ ایمل ولی خان اور اس کی فیملی کی سیکیورٹی واپس نہ لیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ خاندان واقعی خطرے میں ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, ان کی سیکیورٹی واقعی خطرے میں ہے. اور خطرے میں کیوں ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. ان کا دہشت گردی کے اوپر ایک بڑا واضح موقف رہا ہے, انہوں نے ملٹری آپریشنز کو سپورٹ کیا ہے, تو ان کے بہت دشمن ہیں. اور ان کی سیاسی جماعت ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ اٹیکس بھی خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. تو ایمل ولی خان کی سیکیورٹی, اس کی فیملی کی سیکیورٹی لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو گنڈا پور نے آئی جی کو کہا کہ ایسا نہ کرو, لیکن اے این پی نے دعویٰ کیا ہے کہ گنڈا پور کی بات پولیس نے نہیں مانی اور ایمل ولی کے خاندان کی اور ایمل ولی کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے. یہ ناظرین گنڈا پور صاحب کی اس وقت اوقات رہ گئی ہے. بدقسمتی سے مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے, میں کیا کروں. ناظرین جماعت اسلامی نے ایک بڑا تگڑا احتجاج کیا غزہ کے حق میں. 30 منٹ کی تقریر میں جن لوگوں نے سنی, میں نے تو نہیں سنی, لیکن سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے سنی انہوں نے لکھا, کچھ جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ عمران خان صاحب پہ چڑھائی خوب کی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے, مگر سینیٹر مشتاق صاحب کا مقدمہ نہیں اٹھایا. اور کچھ صارفین یہ بھی بتا رہے ہیں ان کا نام تک نہیں لیا. تو بدقسمتی ہے. اور جماعت اسلامی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, مذہبی سیاسی جماعتوں کو, میں نے آپ کو 2 جماعتوں کو بتایا تھا کہ ان کو اجازت دی گئی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ آپ لوگوں نے فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف آپ نے مظاہرے کرنے, آپ نے آواز اٹھانی ہے اور مشروط یہ آواز آپ نے اٹھانی ہے. ہمیں کچھ نہیں کہنا, آپ نے جو کہنا ہے عمران خان کو کہنا. جیل میں بیٹھا ہے اس کے اوپر تنقید آپ ضرور کریں, ہم پہ بھی کر لیں, لیکن عمران خان پہ ضرور تنقید کریں, اس کو دیوار کے ساتھ لگائیں. تو آپ کو ہم اجازت دے رہے ہیں, تو وہ اجازت کے ساتھ کام ہو رہا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک پورا ایجنڈا ہے. ایک اور چیز یہ ہے ناظرین کہ روزانہ پاکستان کا وزیر دفاع پوچھتا ہے کہ یورپی نکل رہے ہیں, ہم مسلمان باہر کیوں نہیں نکلتے. دیکھیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی صلاحیت اور دفاعی لحاظ سے بڑا مضبوط ہے, اور آپ اس کے وزیر دفاع ہیں. خواجہ صاحب آپ بتائیے کہ آپ کے ملک میں نیتن یاہو کا نام لیا جاتا ہے اسمبلی میں, اور پاکستان ٹیلی ویژن اس کو دکھاتا نہیں ہے, کاٹ دیتا ہے کہ جیسے ہی اس کا نام لیا جائے گا ہم کاٹ دیں گے. آپ کے ملک میں اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے والوں کا کیا حال کیا جاتا ہے. کوئی فلسطین کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتا, جو اسرائیل کے خلاف نعرہ لگائے یا فلسطین کے حق میں آواز اٹھائے انہیں غائب کر دیا جاتا ہے, پکڑ لیا جاتا ہے. اب جمیل بہرام کو اغوا کیا گیا, 3 دن ہو گئے ہیں.